पिछले कुछ समय से यूकेडी एक नए तेवर और एक नए कलेवर में लोगों के बीच पहुंच रही है। आप एग्री करते हैं कि उत्क्रांत का जो हम पुराने नेताओं को देखते थे उन पर कभी क्षेत्रीयवाद के आरोप नहीं लगते थे, और अब जो नए तेवर में उत्क्रांत नजर आ रही है उस पर घोर क्षेत्रवाद वाले जो तेवर हैं वो नजर आने लगे हैं। तो इसको आप एग्री करते हैं या नहीं? तो क्षेत्रवाद तो इस प्रदेश की नींव है और क्षेत्रवाद ही इस प्रदेश का भविष्य है। आज देहरादून टॉप 10 क्राइम सिटी में आ गया है तो उन बाहर वालों की वजह से आया है जो हाल फिलहाल में 10-20 सालों में यहाँ पे बसे हुए हैं, जिनका इस राज्य से लेना देना नहीं है। अब हमारी क्या गलती? हर जगह मैं देख रहा हूँ किसी भी पहाड़ी का उत्पीड़न करने वाला बाहर वाला निकल रहा है, तो हमारी क्या गलती है उसमें? तो ये जब आप बाहर वाला कहते हैं तो आपका आशय क्या होता है? बाहर वाला मतलब जो यहाँ का नहीं है, जो इस राज्य में अभी अभी आया है। अभी से मतलब कब से आया है? ये आजकल तो बहुत इजी हो गया है, कट कॉपी पेस्ट कर दो और पूरा नरेटिव बदल दो। गाने की वजह से नहीं थे हम वहाँ। इस प्रदेश में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर वालों का हक नहीं है, पर पहला राइट हमारा है। मैं ये कह रहा हूँ, वो बोलते हैं अस्तित्व अगर बचाना है तो बायस्ड होना पड़ेगा। ये जो टोपी है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर है, नहीं तो ऐसे सवाल उठेंगे जिस तरह प्रेमचंद अग्रवाल ने उठाए थे कि क्या ये साला पहाड़ियों का राज्य है भाई, पहाड़ियों का राज्य। किस तरह की आइडेंटिटी आपको लगता है यूकेडी की एक पहचान होती है जैसे हर एक पार्टी की? आप क्या मानते हैं कि यूकेडी की पहचान, उसकी मूल आइडेंटिटी क्या है? और मैं कह रहा हूँ मेरी राजनीति खत्म कर दो ना, राजधानी गैरसैंण दे दो, मूल निवास या 5th शेड्यूल जैसे जो हमारे कानून हैं वो दे दो। पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जो है बुनियादी मुद्दे हैं वो पहाड़ों में हल कर दो। यूकेडी बहुत मजबूत स्थिति में रहती। यूकेडी ने गलती ये है यूकेडी की कि यूकेडी ने अपनी महत्वाकांक्षाएं हमेशा पीछे रखी। वो कहाँ पीछे रखी? पहली सरकार में हिस्सेदारी हो गई। आप 1996 के चुनाव पे आइए ना। नहीं, राज्य बनने से पहले तो चलिए मान लिया। नहीं, आप सुनिए तो पहले। चुनाव में इन लोगों के संगठन मजबूत थे, हम लोग तो आंदोलनकारी सड़कों पे रहे, संगठन मजबूत था नहीं, पिछड़ गए। एक बार पिछड़े तो आप ये मानिए फिर मीडिया इनकी, टीवी इनके, सब चैनल्स इनके, अखबार इनके। राज्य बनने के 25 साल बाद उत्तराखंड क्रांति दल की जो रणनीति राज्य में रही, जिसकी स्थिति ये हो गई कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आपकी पार्टी का वोट शेयर 1% से नीचे जाके गिर चुका था। वहाँ से आगे की रणनीति क्या है? वो बात भी कई बार उछली कि आप खुद, आपकी जो रैली निकली वो ऑडी में निकली। उसका जो विस्तार था वो इतना लंबा चौड़ा था कि उसको देख के तो नहीं लग रहा था कि यूकेडी के पास संसाधनों की कोई कमी है। भैया आपने क्यों ये स्टीरियोटाइप बना रखा है कि यूकेडी वाला गरीब है? वो मेरी ऑडी थोड़ी ना है, मेरे समर्थक की ऑडी है। समर्थक हेलीकॉप्टर भी लाएगा तो उसमें भी जाएंगे। पर फिर वो हेलीकॉप्टर तो भारी पड़ जाता है ना, फिर वो वापस भी करना पड़ता है हेलीकॉप्टर का एहसान। आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि आपका कितना खर्चा हुआ चुनाव में? विश्वास करिए, लोगों ने मुझे बोला कि आपको ब्राह्मण वोट नहीं पड़ेंगे, आपको हरिजन वोट नहीं पड़ेंगे, आपको मुस्लिम वोट नहीं पड़ेंगे, पर इन बूथों से हमें बम्पर वोट पड़ी। 27 की जो प्लानिंग है उसको आप किन लाइन पे देख रहे हैं? इसी तरह से कुछ चेहरों को राज्य स्तर पर बनाकर उनके नाम पर चुनाव लड़ने के तरीके से, या संगठन के स्तर पे उस तरीके की राजनीति जहां पर चेहरा गौण हो जाता है और मुद्दे अहम हो जाते हैं, उस तरीके पे? नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल। बारामासा पॉडकास्ट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड क्रांति दल एक नए तेवर, एक नए कलेवर में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जिन चेहरों को उसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है, उन चेहरों में से एक आज हमारे साथ हैं आशीष नेगी। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। आशीष जी केंद्रीय अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ के, युवा मोर्चा के, उत्तराखंड क्रांति दल के। आशीष भाई, सबसे पहला सवाल तो यही कि जैसा मैंने अभी इंट्रो में कहा कि पिछले कुछ समय से यूकेडी एक नए तेवर और एक नए कलेवर में लोगों के बीच पहुंच रही है। आप एग्री करते हैं कि कुछ तो आइडेंटिटी, जो परसेप्शन था उसका बदला है उत्तराखंड क्रांति दल का? बिल्कुल, इसमें मैं ये मानूंगा कि बिल्कुल एक नए तेवर तो हमेशा से खैर उत्क्रांत के वही रहे हैं, पर जनता के सामने हमारे विचार हो या जो तेवर हो वो अब अच्छे से पहुंच रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जो आजकल चलन हो गया है। इंस्टाग्राम हो गया है, फेसबुक हो गया है, ट्विटर, ये सभी चीज़ों का अब जनता तक पहुंचना इजी हो गया है, तो वो तेवर पे पहुंच रहे हैं और विचार पे पहुंच रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरे कहने का आशय थोड़ा अलग था। अच्छा। तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ आपको। मेरा आशय ये था कि उत्क्रांत का जो हम पुराने नेताओं को देखते थे उन पर कभी क्षेत्रीयवाद के आरोप नहीं लगते थे, और अब जो नए तेवर में उत्क्रांत नजर आ रही है
उस पर घोर क्षेत्रवाद वाले जो तेवर हैं वो नजर आने लगे हैं। तो इसको आप एग्री करते हैं या नहीं? देखो, उक्रांद ने जब 1979 में एक पहाड़ी राज्य मांगा था, 8 जिलों का पहाड़ी राज्य मांगा था, तो क्षेत्रीय सोच थी। प्रदेश जब बना, क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से अलग थे, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ेपन को लेकर हमने एक राज्य मांगा, तो उस क्षेत्र की संस्कृति को कहीं ना कहीं हमने रिप्रेजेंट किया। और एक सांस्कृतिक दल भी मैं बोलता हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल है। तो क्षेत्रवाद तो इस प्रदेश की नींव है और क्षेत्रवाद ही इस प्रदेश का भविष्य है। अब ये कुछ ऐसा क्षेत्रवाद लोग बोलते हैं कि आरोप लग रहे हैं। क्षेत्रवाद कोई गलत विचारधारा थोड़ना है। एक्सट्रीम जब हम किसी चीज़ को कर देते हैं वो गलत माना जाता है। अति सर्वत्र वर्जित, ये बोला जाता है। जैसे आप महाराष्ट्र में देख रहे होंगे कि मराठी बोलो नहीं तो मारेंगे। आरोप उसी तरह के हैं कि आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं। उस दिशा में हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये आप स्पष्ट करते हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। ठीक। हमारी लड़ाई केवल और केवल पहाड़ के लोगों के अधिकार के लिए, पहाड़ी जिन्हें मैं बोलता हूँ। और देखिए, आरोप तो आपने भी लगाए थे कि पहाड़ी देसी। हमने बहुत बार मैंने बोला भी कि इस पर मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि हमारी नज़र में पहाड़ी कौन है। हमने नारसंग से लेकर मलारी तक के व्यक्ति को पहाड़ी माना है, चाहे वो किसी जाति धर्म रंग का हो। भाई, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, इसके अलावा क्या पहचान है हमारी? पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, आप तो मानते हैं ना। तो पहाड़ी राज्य में पहाड़ियों की बात करना मतलब यहाँ के मूल निवासियों की बात करना और उनके अधिकारों के लिए प्रखर होकर लड़ना, ये कोई संकीर्ण क्षेत्रवाद नहीं है। हमारा जो क्षेत्रवाद जो है, या मेरी जो विचारधारा पहाड़वाद की है, वो उदारवाद की है। वो ऐसा संकीर्णता वाली नहीं है। और हमने, आप भी देख, अब हमारी क्या गलती? हर जगह मैं देख रहा हूँ किसी भी पहाड़ी का उत्पीड़न करने वाला बाहर वाला निकल रहा है, तो हमारी क्या गलती है उसमें? तो ये जब आप बाहर वाला कहते हैं तो आपका आशय क्या होता है? बाहर वाला मतलब जो यहाँ का नहीं है, जो इस राज्य में अभी अभी आया है। अभी से मतलब कब से आया है? अभी से मतलब आप ये माने ना, 1950 वाला तो मूल निवासी है। ठीक है। हमने इस प्रदेश का माहौल कभी बिगड़ते हुए नहीं देखा। आज देहरादून टॉप 10 क्राइम सिटी में आ गया है, तो उन बाहर वालों की वजह से आया है जो हाल फिलहाल में 10-20 सालों में यहाँ पे बसे हुए हैं, जिनका इस राज्य से लेना देना नहीं है, जो यहाँ इस राज्य में नहीं जन्मे हैं, जो इस संस्कृति को नहीं समझते, जो इस भाषा को नहीं समझते, जो उत्तराखंड की कल्चरल वैल्यू को नहीं समझते, और जो सब कुछ उत्पात मचा के रख रहे हैं, उनको मैं बाहर वाला बोलता हूँ। लेकिन देखिए, आप जिस बात को कर रहे हैं मैं एग्री करता हूँ उससे कि पहाड़ी क्षेत्रीय अस्मिता के सवाल पर ही उत्तराखंड अलग राज्य निर्माण की मांग भी हुई थी। और बहुत शानदार विजन डॉक्यूमेंट आप ही की पार्टी के जो संस्थापक थे, डीडी पंत जी से लेकर के विपिन त्रिपाठी जी से लेकर के काशी सिंह एरी जी से लेकर के, उन्होंने बहुत शानदार ब्लूप्रिंट बनाया था 90 के दशक में। उस पर हमने विस्तार से कई कार्यक्रम भी किए हैं। लेकिन जब आप कई बार ये बोलते हैं कि देखिए उत्पीड़क हमेशा बाहर वाले निकल रहे हैं, उसमें एक आशय ये हो जाता है कि जैसे भाजपा सामने से तो ये कहती है कि हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं करते, और हम तो ये कहते हैं कि अगर हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आइसोलेशन में वो बात ठीक भी लग सकती है, लेकिन हर एक चीज़ का एक कंटेक्स्ट बैठता है। अब बहुत सारे पहाड़ के लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड से ज़्यादा बाहर रहते हैं, बाहर नौकरियां करते हैं। दिल्ली में हमने खुद कई साल दिल्ली में नौकरियां करी, बड़े अच्छे अच्छे संस्थानों में नौकरियां करी, और आज भी दिल्ली से लेकर मुंबई तक बड़े प्रवासी जो हैं हमारे बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं। जब बात पहाड़ के लोगों की हो, मूल निवास की आप लोग मांग करते हो, यहाँ पर भूमि कानून की आप लोग मांग करते हो, उसको बिल्कुल हर किसी व्यक्ति को जो भी पहाड़ से सरोकार रखता है, उत्तराखंड से सरोकार रखता है, वो उससे एग्री करेगा। लेकिन जहाँ पर एक बाइनरी बननी क्लियरली शुरू हो जाती है, जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर इंस्टेंस लेते हैं जहाँ पर आपके कुछ विवाद हुए कि कुछ रेस्टोरेंट्स में गाने बजाने को लेकर के कुछ विवाद हुए। पहले तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि वो मामले क्या थे। वो एक्चुअली क्या है कि आजकल तो बहुत इजी हो गया है, कट कॉपी पेस्ट कर दो और पूरा नरेटिव बदल दो। गाने की वजह से नहीं थे हम वहाँ। अच्छा। वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट था, वो मेरा पूरा एक 40 मिनट का लाइव था जिसमें एक पर्टिकुलर पार्ट पे मैंने बोला था। अच्छा। अब हुआ ये कि हमारे पास शिकायत आई कि हम 7 लड़के हैं और हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है, 2 महीने से हमें घुमाया जा रहा है और भैया हम परेशान हैं, आप आइए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। हम वहाँ पे गए,
हमने मालिक को फ़ोन किया, हमने कहा भाई चलो आओ, कहाँ हो आप? फिर वो लड़के जो हैं वहाँ के, वो बोलने लग गए कि भैया ये एक यहाँ पे एक शेफ़ हैं, वो पहाड़ी करके हमें गाली भी देता है। अच्छा। फिर ये बोलते हैं कि यहाँ पे पहाड़ी गाने नहीं चलेंगे। हमारे साथ पूर्व में भी उस क्लब से लेके केसेस आए कि उन्होंने कुछ लड़कों को केवल इतने मात्र पे पीट दिया कि उन्होंने बोला गढ़वाली गाना चला दो, बाउंसर आए पीट दिया। अब उसी क्लब का मामला मैं बता दूं हाल फिलहाल में आपको क्या हुआ। मतलब जिनको पीटा वो कोई गेस्ट थे या वहाँ काम करने? गेस्ट को पीट दिया? गेस्ट को पीट दिया। अभी एक वीडियो अब देखिए ना, अभी एक वीडियो परसों का वीडियो वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति है, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका प्लॉट है उसके बगल में। अब उन्होंने बोला कि हम फैमिली के साथ आए हैं, यहाँ पे दोस्तों के साथ आए हैं, हम प्लॉट में जा रहे हैं, मुझे गाड़ी लगाने दो। तो बाउंसर बोलते हैं कि आप रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट दिखाओ। अब उनको पीट दिया पूरी तरह से। अभी थाने में दर्ज है वही मुकदमा। तो एक ही संस्थान से ऐसे शिकायतें क्यों आ रही हैं? अब बाउंसर का काम क्या लड़ना है या मारना पीटना है या रोकना है लड़ाई? या हाथ उठाना मतलब बहुत ईजी हो गया। कह रहे हैं कि हमें यही बाउंसर से मरवाने की धमकी देता है। तो हम गए वहाँ पे, पूरे तेवर में गए। मैंने तो उन बाउंसर को भी बोला, मैंने कहा आओ चलो, तुम्हें अगर लड़ने का शौक है, मरने तक का लड़ते हैं, बंद करो दरवाजे और क्या हम भी देखते हैं। इतना मैंने ये भी बोला उनको, मैंने कहा आज तुम्हें नारसन बॉर्डर पार भी छोड़ूंगा। भाई पहाड़ का मूल निवासी वहाँ पे काम कर रहा है, उसका महीना पहले 16-16 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, फिर उसके बाद 2 महीने तक उसको सैलरी के लिए लटका रहे हैं, फिर जॉब से निकाल दे रहे। नहीं, पर ये तो मामला इतना ही गंभीर तब भी होता है यदि वो व्यक्ति जो भी उसका मालिक रहा होगा उस संस्थान का, वो कोई बंसल अग्रवाल और ये ना होकर यदि कोई रावत नेगी होता, मामला तो तब भी उतना ही गंभीर था। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। पर हमारे लोग कर ही नहीं रहे ना उत्पीड़न। आप दिल्ली में दिखाइए ना, हमारे आप कह रहे हैं हम दिल्ली में रहे, मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, मैंने भी जॉब की। आप बताइए कहाँ पे हमारे लोग बदमाशी कर रहे हैं? उत्तराखंड शांति के लिए जाना जाता था, संस्कृति के लिए जाना जाता था, ईमानदारी के लिए जाना जाता है। आप देखिए हमारे लोगों ने कब चाकू छुरे चलाए दूसरे प्रदेशों में जाकर। पर जब आज हमारी संस्कृति पे अटैक हो रहा है, जब हमारे लोगों के अधिकारों पे अटैक हो रहा है, तो हमें बोलना पड़ रहा है मजबूरीवश। नहीं, लेकिन आशीष भाई देखो, दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस है। एक तो जिस तरह से आप अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत शरीफ हो और नॉन पहाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट ही उग्र प्रवृत्ति का हो। नॉन पहाड़ी जैसा कुछ शब्द नहीं है पहले। हाँ, नॉन पहाड़ी जैसा मेरी नजर बाहरी आपके मेरी नज़र में बाहरी है। हाँ, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारी जो एकता है देश के प्रति, वो डाइवर्सिटी है। अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग राज्य है। पंजाब का पंजाबी है, पहाड़ का पहाड़ी है, उत्तराखंड का उत्तराखंडी है, हिमाचल का हिमाचली है। अलग अलग लोग हैं, डाइवर्सिटी में हम एकता है। ठीक है, इस प्रदेश में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर वालों का हक नहीं है, पर पहला राइट हमारा है। मैं ये कह रहा हूं जहां पे उत्पीड़न होगा। अब देखिए वो जो व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो 1950 से यहीं रह रहे हैं। अब पहाड़ी और नॉन पहाड़ी का एंगल होता तो मैं उनकी आवाज़ क्यों उठाता है यहाँ पे, या उनकी बात क्यों उठा। आपको पता है, मुझे हरियाणा से कॉल आते हैं, मुझे पंजाब से कॉल आते हैं, जय उत्तराखंड बोलते हैं कॉल पे। वो बोलते हैं अस्तित्व अगर बचाना है तो बायस्ड होना पड़ेगा। ये जो टोपी है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर है। नहीं तो ऐसे सवाल उठेंगे जिस तरह प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उठाए थे कि क्या ये साला पहाड़ियों का राज्य है भाई पहाड़ियों का राज्य। नहीं, उस पर हर किसी को आपत्ति भी हुई। उसी मामले के चलते उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल से, चाहे वो फेस सेविंग हो या चाहे आई वॉश हो, लेकिन उन्हीं मामलों के चलते उसको मंत्रिमंडल से निकाला भी गया उस व्यक्ति को। और इस आइडेंटिटी से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप गर्व से बोलिए जय उत्तराखंड, हर कोई गर्व से बोलेगा जय उत्तराखंड। आप गर्व से कैरी कीजिए उस आइडेंटिटी को ऑन योर शोल्डर, वो उससे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आप खुद कहीं आपको लगता है कि कहीं तो एक लाइन ड्रॉ होती है जहाँ पर ये, जिसको आप कहते हैं या आप खुद से जिसको ऐसा मानते हैं कि नहीं हम संकीर्ण क्षेत्रवाद हम नहीं करते, वो वाली लाइन, जैसा आपने थोड़ी देर पहले भी एग्री किया कि नहीं राज ठाकरे बाल ठाकरे की लाइन पे हम नहीं जाना चाहते, पर उस लाइन पे बढ़ते हुए कई बार आपको इसलिए देखा जाता है क्योंकि हालांकि आपने कहा कि वो कंटेक्स्ट कुछ और था और बात पूरी कुछ और थी जिस पर पहाड़ी गाने को लेकर के विवाद हुआ। लेकिन चलिए आइसोलेशन में इस मामले को देखते हैं कि यदि कोई ओनर है किसी रेस्टोरेंट का, एक थीम रेस्टोरेंट चलाता है, मान लीजिए वो पंजाबी थीम का रेस्टोरेंट देहरादून में चला रहा है और कई सालों से रह रहा है, ये भी मान लीजिए सालों से नहीं 10 साल पहले आके भी उसने शुरू किया, और वो यदि ये कहता है कि नहीं भाई हमारा एक थीम रेस्टोरेंट, यहाँ सिर्फ पंजाबी गाने ही बजते हैं, तो क्या आपको वो स्वीकार्य है या आप उससे
इस चीज़ के लिए झगड़ेंगे कि नहीं देहरादून में हो, गढ़वाल में हो तो गढ़वाली गाने बजाने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात, मैंने पहले बोला संकीर्णता हमारे मन में नहीं, वो उनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर है। हर कोई अपने कल्चर को प्राथमिकता देगा और इस देश में आज़ादी है। भाई उत्तराखंड देश ही तो है, मेरा गांव भी तो मेरा देश है, मेरा शहर भी तो मेरा देश है। आएंगे लोग, संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अच्छी बात है। पर अगर कोई यही बोलता है कि सपोज कि तुम्हारे गाने नहीं बजेंगे, तुम्हारी भाषा नहीं बोली जाएगी, तो ये तो दमन है। हमने केवल दमन का विरोध किया है। मैं कभी ऐसे अपने संगठन के लड़कों के साथ ऐसे नहीं निकला कि चलो भाई गढ़वाली गाना बजाओ। वो गुंडागर्दी नहीं की है हमने। हाँ, हम ये बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे हैं और नहीं है, आपका थीम बेस्ड नहीं है, तो प्रायोरिटी दो ना, जिस तरह महाराष्ट्र में देते हैं, पंजाब में देते हैं, हरियाणा में देते हैं। उससे संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन होगा। कोई अगर बाहर से आएगा, कोई घूमने आएगा, टूरिस्ट आएगा, कोई भी आएगा, उसे पता तो लगेगा कम से कम हमने एक पहाड़ी राज्य में एंटर किया है, इनकी संस्कृति की झलक ये है। बिल्कुल। असल में मूल सवाल ही शायद आशीष भाई वो है कि हमको किसी की लाइनें मिटाने की बजाय अपनी लाइन लंबी करनी है। प्रीतम भरतवाण जी के साथ में कुछ दिन पहले हम यहीं एक पॉडकास्ट कर रहे थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है कि पंजाबी गानों की स्वीकार्यता इतनी ज़्यादा है कि केरल से लेकर के और कश्मीर तक पंजाबी गाने हर कहीं बजते हैं। उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड की शादियों में आप देखिए कितने पंजाबी गाने बजते हैं। लेकिन गढ़वाली, कुमाऊनी गाने अपना उतना व्यापक असर बाकी जगह अभी नहीं बना पाए। तो हमें संभवतः उस पर काम करने की ज़रूरत है कि हमें फोर्स ना करना पड़े किसी को, उसकी स्वीकार्यता, उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़े कि वो वक्त के साथ में वो हम भी प्राउडली बजाएं और कोई सामने वाला भी प्राउडली इसलिए बजाए कि उस गाने को बजाने की वजह से उसका, देखिए धंधेबाज जो होता है वो सिर्फ धंधा करना जानता है। अगर उसको ये लगेगा कि गढ़वाली गाने बजाने की वजह से मेरे 4 ग्राहक और आ जा रहे हैं, इसी वजह से वो उस तरह के गाने बजाते हैं जो उसके ग्राहक के बीच में पॉपुलैरिटी जिनको मिलती है। तो शायद वो लकीर लंबी करने वाली जो लड़ाई है उसको ज़्यादा मजबूती से लड़ना होगा। उसको लड़ने के लिए बल्कि मैं आपको एक टॉपिक भी दे देता हूँ कि आपको करना चाहिए वो कि उत्तराखंड के जो लोक कलाकार हैं उनको यहाँ का संस्कृति विभाग बहुत ही कम पैसे देता है। बाहर से जो कलाकार आते हैं उन कलाकारों को यहाँ के कलाकारों की तुलना में, नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे लिविंग लेजेंड हैं, उनकी तुलना में कैलाश खेर को यदि ज़्यादा पैसे उत्तराखंड में, देहरादून में परफॉर्म करने के मिलते हैं, ये मुद्दा होना चाहिए। इस पर आपको प्राथमिकता से लड़ना चाहिए। देखिए, जो आपने बोला लंबी लकीर करना, क्या आपको लगता है कि पंजाबी गानों का डोमिनेंस ऐसे मतलब बढ़ा? मतलब ऐसे तो नहीं बढ़ा होगा कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छा म्यूजिक दिया और बहुत अच्छा काम किया और वो आपको लगता है कि वो जबरदस्ती बजवा के बढ़ा है? मैं आपको बताता हूँ, सरकार सपोर्ट करती है, संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन करती है, और जब कल्चर को राजनीतिक सपोर्ट मिलता है, मतलब राजनीतिक सपोर्ट सांस्कृतिक दलों को मिलता है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन आगे हो जाता है। होता क्या है, आपको कई गाने अच्छे होंगे, आपने सुने ही नहीं, पहुंचे ही नहीं आप तक, कल्चर पहुंचा ही नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी होगी, पहुंची ही नहीं। तो पहले जो है, जो राजनीतिक दल जो हैं इनको प्रमोट करते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद जब स्टेट लेवल पे कोई चीज़ चलती है, वहाँ से बाहर लोग आते हैं। हमने तो ऐसा नहीं हुआ ना कि सीधा हमने पंजाबी गाने सुने। कैसे सुने हमने? कहीं ना कहीं पहले पंजाब से ही तो शुरू होगा ना, पंजाब से धीरे धीरे कल्चर आया। इसका मतलब पंजाब के लोगों ने, पंजाब के नेताओं ने संस्कृति को सपोर्ट किया है। बिल्कुल। मेरे बोला भी वही कि मतलब वही उत्तराखंड में यहाँ के कलाकारों को ज़्यादा प्रोमिनेंस मिले, इसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए संगठन के स्तर पे। मैंने राहुल भाई, मैंने कभी यूकेडी को एक प्योर राजनीतिक दल के रूप में देखा नहीं। मेरे लिए एक सांस्कृतिक दल पहले है। और आपको क्या लग रहा है, हम मुद्दा उठाएंगे लोक कलाकारों का, सरकार मान जाएगी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जो हमारी लड़ाई सांस्कृतिक लड़ाई है। देखिए, अगर संस्कृति के लोग मजबूत होंगे तो गढ़वाली, कुमाऊनी गाना, जौनसारी, भोटिया, बोक्शा, राजी, थारू, जितने भी गाने, इनका चलन बढ़ेगा। संस्कृति हावी होगी, संस्कृति हावी होगी तो सांस्कृतिक दल उभरेगा, और सांस्कृतिक दल उभरेगा तो क्षेत्र दल उभरेगा। अब आपको लगता है ये लोग जो राष्ट्रीय दल हैं ये हमें उभरने देंगे? हम ना उभर जाएं इसलिए इन सबको दबोचा जा रहा है। अब देखिए, 12 मासा चैनल है, पहाड़ी नाम है, पहाड़ी चैनल है, हम लोग पहाड़ी में बात नहीं करवा रहे,
मतलब थीम नहीं है इसका। पर मैं दावे से कह सकता हूँ पंजाब का अगर कोई पंजाबी थीम पे कोई चैनल चला होता तो वहाँ पे पंजाबी में बात होती। उसका एक कारण ये भी है ना आशीष भाई कि हम लोग उत्तराखंड में कोई एक भाषा ऐसी नहीं है जिसकी स्वीकार्यता पूरे उत्तराखंड में हो। गढ़वाल में ही 21 तरह की गढ़वालियाँ बोली जाती हैं। और फिर चलिए पौड़ी की गढ़वाली तो कुमाऊँ की चमोली के व्यक्ति को समझ आ जाएगी, टिहरी के व्यक्ति को समझ में आ जाएगी, लेकिन कुमाऊँ का व्यक्ति ही उसे नहीं समझ पाएगा। तो ये हमारा एक लिमिटेशन है, जिस वजह से मैं क्लैरिफाई भी कर देता हूँ, क्योंकि ये बात हमसे कई लोग कहते हैं कि आप जब बारामासा पे बात करते हैं तो आपको गढ़वाली में बात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एटलीस्ट उसका दायरा इतना छोटा हो जाएगा कि हमारी कुमाऊँ की ऑडियंस भी आपको देख रही होगी अभी, तो अगर हम गढ़वाली में बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी आबादी को हम अपने ही उत्तराखंड की उस कन्वर्सेशन से बाहर कर देंगे। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग गढ़वाली शब्दों का जितना हो सकता है इस्तेमाल करें, लेकिन कन्वर्सेशन को कम से कम ऐसा बना के रखें कि जौनसार के व्यक्ति भी, कुमाऊँ के व्यक्ति भी, धारचूला के व्यक्ति भी और ठेठ कुटी गांव के व्यक्ति भी हमारी बातचीत को समझ पाएँ। जिन मुद्दों के लिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ गढ़वाल के मुद्दे नहीं हैं, वो ऑब्वियसली कुमाऊँ के भी मुद्दे हैं, वो जौनसार के भी मुद्दे हैं। देखिए ऐसा है, ये एक बहुत अच्छा जवाब तो आपने दिया, पर एक बड़ी मेजोरिटी यही जवाब दे रही है कि किस तरह की गढ़वाली है, कौन सी गढ़वाली बोले। भाई नेगी जी के गाने जौनसार वाले भी समझते हैं, नेगी जी के गाने कुमाऊँ वाले भी समझते हैं, नेगी जी के गाने गढ़वाली भी समझते हैं। कभी किसी ने नहीं बोला कि क्या बोला इन्होंने। शब्दों का चयन हमें सीखना पड़ेगा, पर इसका आंसर ये नहीं है कि हम कोशिश ही ना करें। नहीं, नेगी जी खुद इस बात से जो मैंने बोला उसी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि गढ़वाल में इतनी तरह की गढ़वालियाँ हैं और इतनी तरह की भाषाएं हैं कि उसकी स्वीकार्यता कुमाऊँ में बदल जाती है। हालांकि गिरदा को हम यहाँ भी गाते हैं, उनके कुमाऊनी गीतों को सड़कों से लेकर के और मंचों तक उनको गाया जाता है, कोट किया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे। और फिर देखिए नरेंद्र सिंह नेगी जी जिस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं वहाँ पर, जैसे आप ही हैं, मानिए आप अभी जब अपने क्षेत्र में जाएंगे आप बिल्कुल अपनी भाषा में बोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो भाषा सबको स्वीकार्य है, सबको समझ आ रही है। लेकिन यदि आप यूकेडी की रैली करने के लिए द्वारहाट जाते हैं और वहाँ आप अपनी गढ़वाली में बात करते हैं तो उसका औचित्य नहीं बनता, वो समझदारी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस ऐसी होगी जो आपकी बातों को उस कनेक्ट से नहीं सुन रही होगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस ऑडियंस के सामने किस तरह से बात रख रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुमाऊं और गढ़वाल का कहीं पे डिफरेंशिएशन नहीं है। आप बता ही नहीं सकते कि कुमाऊं कहाँ पे खत्म हुआ और गढ़वाल कहाँ से शुरू हुआ। कहीं पे कुमाऊनी जैसी गढ़वाली और कहीं पे गढ़वाली जैसी कुमाऊनी बोली जाती है, लेकिन आप पिथौरागढ़ की कुमाऊनी समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है मैं नहीं समझ पाऊँ, पर अगर आप गढ़वाली में बोलेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि सब लोग समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ये लगता है, क्योंकि जहाँ पे मैंने बोला आज तक कहीं भी ये विरोध नहीं हुआ कि भाई तुम समझ नहीं आ रहा। अलग बात है, विरोध होना भी नहीं चाहिए। ये नहीं बोला किसी ने कि आपने क्या बोला हमें समझ नहीं आया। प्रॉब्लम क्या है कि आज पता क्या हो रहा है, अभी जैसे हम गढ़वाली बोलने की कोशिश करेंगे तो आपके और मेरे दिमाग में एक कन्वर्टर चलेगा। पहले हम हिंदी के शब्द कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम शुरुआती दौर में जब इंग्लिश सीखते हैं तो पहले हिंदी से कन्वर्ट करते हैं। आदत ही नहीं रही, स्कूल में किसी ने सिखाया नहीं, वहीं से स्तर गिर गया। कैसा स्तर गिरा कि पहले तो तुम्हारी टोन में गढ़वाली आ रही है, इसको सुधारो। ये हमने झेली हैं चीज़ें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार हमारी भाषा ऐसी है क्या कि मतलब हम बोल नहीं सकते चार लोगों के सामने। हाँ, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है भाषा को लेकर, वो इसी वजह से। अब इसके लोगों ने बहाने ढूंढ लिए। मैं कह रहा हूँ बोलना होगा तो बोलेंगे, कहीं पे भी बोलेंगे। अब मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं अब तैयार हो चुका हूँ गढ़वाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। नहीं, लेकिन ये दोनों मतलब ये मैं इस डिफरेंस को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि मैं अपनी दादी से जब तक बात करता था गढ़वाली में बात करता था। मेरे घर पे मेरे माँ बाप हमेशा बचपन से गढ़वाली में बात करते हैं, मैं उनसे गढ़वाली में बात करता हूँ। लेकिन मैं शेखर दास से कभी बात करता हूँ जो कुमाऊँ के रहने वाले हैं, तो मैं उनसे गढ़वाली में बात नहीं करता, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं अपनी भाषा को किन लोगों के बीच बोलता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है कि हमारे मन में बचपन से एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहा। दो गढ़वाली जब दिल्ली में मिलते थे तो वो भी आपस में गढ़वाली में बात नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि वो हेजमनी कभी गढ़वाली कुमाऊनी भाषाएं नहीं बना पाई, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके साथ में जुड़ा रहा। लेकिन आज अगर दो गढ़वाली लोग कहीं भी मिलते हैं उनको बिल्कुल गढ़वाली में बात करनी चाहिए, और खास करके जब वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, जब वो ऐसे एक वाइडर ऑडियंस के लिए नहीं हो रहा हो, तब तो बिल्कुल करनी ही चाहिए। और हम ऑफ कैमरा जब भी मिलेंगे तो पक्का गढ़वाली में बात करेंगे। पर यहाँ मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, वैसे गेस्ट आप हैं तो मेरे को वापस आपको लाना चाहिए सवालों पे। किस तरह की
आइडेंटिटी आपको लगता है यूकेडी की एक पहचान होती है जैसे हर एक पार्टी की, आप क्या मानते हैं कि यूकेडी की पहचान, उसकी मूल आइडेंटिटी क्या है, और भविष्य में 27 के चुनाव में यदि आप जाते हैं तो मूल सवाल क्या लेकर चलें, मूल आइडेंटिटी पहचान क्या लेके जाएंगे लोगों के बीच? देखिए, सबसे पहले तो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि सांस्कृतिक दल है हमारा, ठीक, हमने संस्कृति उभारनी है। हमने अब इस राज्य में ये हिंदी भाषी राज्य अभी कर रखा है, ये हिंदी भाषी राज्य नहीं होना चाहिए। पहले तो लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहिए। पहले इस राज्य की राज्य भाषा बताओ कि क्या है। एक किस तरह की गढ़वाली है तो एक किस तरह की गढ़वाली भी आप करिए, है ना। और अगर कुमाऊनी भी 10 प्रकार की है तो वो भी करिए। पर इस राज्य की भाषा क्या है पहले ये बताओ, इस राज्य की संस्कृति क्या है ये बताओ, इस राज्य की राजधानी क्या है स्पष्ट तौर पे वो बताओ। बिल्कुल। इस राज्य का मूल निवासी कौन है पहले वो बताओ। सांस्कृतिक दल मैंने बोला, संस्कृति दमन की ओर बढ़ रही है, पहचान दमन की ओर बढ़ रही है, उस संस्कृति को उभारना है। और जब हम संस्कृति उभारेंगे तो हम अपने आप उभरेंगे। हमारी राजनीति खत्म करना बहुत आसान है। इस प्रदेश में कई लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखेंगे और बोलेंगे हम फलानी सीट से लड़ेंगे, हम वहां से लड़ेंगे, ऐसे लड़ेंगे। पर मैं कह रहा हूं मेरी राजनीति खत्म कर दो ना, राजधानी गैरसैंण दे दो, मूल निवास या 5th शेड्यूल जैसे जो हमारे कानून हैं वो दे दो। पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जो है बुनियादी मुद्दे हैं वो पहाड़ों में हल कर दो। हमें क्या चाहिए? और भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दो। गढ़वाली या कुमाऊनी, जौनसारी, भोटिया, बोक्शा, राजी, थारू, इन सबको दो। फिर लोगों ने बोला, बुद्धिजीवियों ने बोला कि आपकी तो लिपि नहीं है, आपको नहीं मिल सकता दर्जा। तो मराठी को कैसे दर्जा मिला हुआ है? देवनागरी में लिख रहे हैं हम मराठी, लिख दो देवनागरी में। फिर हमने ये बोला कि भाई टांकरी जो है लिपि है, मराठी तो फिर भी दूसरी लिपियों में लिखी जाती है, लेकिन हाँ आपका तर्क सही है कि ऐसी तमाम भाषाएं हैं जो देवनागरी में लिखी जाती हैं, ऐसी 7 भाषाएं और जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में संविधान की शामिल हैं। बिल्कुल। अब हम कह रहे हैं कि टांकरी, हमारी लिपि टांकरी है, हिमालय की लिपि टांकरी है। हिमाचल ऑलरेडी काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर से लेके पूरे हिमालय जितने राज्य हैं वहाँ पे टांकरी में। गढ़वाल के शिलालेख मिले हैं, गढ़वाल में भी वहाँ पे टांकरी में लिखा गया है। कुमाऊं में भी ऐसी जगह जहाँ टांकरी, तो टांकरी का मान के, लिपि मान के हमारी भाषा को दर्जा दे दो। और नहीं है लिपि तो बना दो, नहीं बनती तो हमसे बोल दो। आजकल AI है, सब चीज़ें हैं, लिपि बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ChatGPT एक दिन में पता नहीं कितनी लिपि बनाकर आपको दे देगा। हालांकि लिपि का सवाल भी, मतलब लिपि भी उतना बड़ा अड़ंगा नहीं है। और हमने भी मतलब हमने एक विस्तार से एक प्रोग्राम किया है उस पर कि क्यों हमको हमारी जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाएं हैं, इनको क्यों ये कैसे ये सारी शर्तें पूरी करती हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज होने की। उस पर हमने एक विस्तार से कार्यक्रम किया है। और मानकीकरण की जहाँ तक बात है कि मतलब इस पर ज़रूर काम हो रहा है, जो हमारे कुछ भाषा के ज्ञाता हैं उत्तराखंड में, वो इस पे ज़रूर काम कर रहे हैं कि गढ़वाल में और कुमाऊं में एक मानकीकरण, एक मानकीय भाषा तय हो पाए, ताकि वो जो ये बात आती है कि गढ़वाली के ही इतने वर्जन्स हैं, उनका एक मानक तय हो जाए जिसको राजभाषा का दर्जा दिया जा सके। ऐसा ही कुमाऊं के उसमें भी हो सकता है। तो इस प्रदेश के जितने बुनियादी मुद्दे हैं उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, साफ सीधी बात है। तो आप लोग अब पॉलिटिकल उस पे आते हैं, और पॉलिटिकल तो हम अभी भी कर रहे थे, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे आते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप लोग जनता के बीच ये मुद्दे सक्सेसफुली क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? देखिए, मैं ये मानता हूँ आज तक राज्य आंदोलन हुआ, राज्य आंदोलन में कितने चेहरे निकले आपके हिसाब से? त्रिपाठी जी निकले और काशी श्रृंगेरी जी, दिवाकर भट्ट जी निकले। गिने चुने 4-5 नाम निकले मेरे हिसाब से। एक ने पूरे गढ़वाल को रिप्रेजेंट किया, एक ने पूरे कुमाऊं को रिप्रेजेंट किया। तो चेहरे नहीं निकले। यूकेडी मन में है सबके, पर चेहरे उतने नहीं थे, है ना। सबका नेता दिवाकर भट्ट जी, सबके नेता काशी श्रृंगेरी जी। तो वो पर्टिकुलर जोन में जो था ना, वहां पे एक लीडर नहीं था मेरे हिसाब से, जितना मुझे लगता है। संगठन के स्तर पे आपको लगता है मजबूत थे राज्य बनने के बाद? विशेष तौर से एक चीज और है, यूकेडी बहुत मजबूत स्थिति में रहती। यूकेडी ने गलती ये है यूकेडी की कि यूकेडी ने अपनी महत्वाकांक्षाएं हमेशा पीछे रखी। वो कहाँ पीछे रखी? पहली सरकार में हिस्सेदारी हो गई। आप 1996 के चुनाव पे आइए ना। नहीं, राज्य बनने से पहले तो चलिए मान लिया। नहीं, आप सुनिए तो पहले, राज्य नहीं तो वोट नहीं।
हाँ, ये तो ठीक है। मैंने काशी सिंह एरी जी के साथ में एक लंबा पॉडकास्ट किया, उसमें उन्होंने स्वीकारा भी इन सब बातों को। और 2% मतदान हुआ उस समय, मतलब 98% जनता है यूकेडी के पक्षधर थी। क्या त्याग किया उन्होंने कि वो चाहते तो नेता बन सकते थे, है ना, कुर्सियों में बैठ सकते थे। उन्होंने बोला कि राजा नहीं तो वोट नहीं, तो उन्होंने वहां पे महत्वाकांक्षा छोड़ दी। यूकेडी जब ये लास्ट तक भी केंद्र से वार्ता कर रही थी कि हमें यूनियन टेरिटरी दे दो, हमें केंद्र शासित राज्य दे दो, और यूकेडी की केंद्र सुनती भी थी उस समय, पर हम केवल और केवल ऐसा, अच्छा मेरे ध्यान में नहीं होगा शायद, ये कब की बात है, इसका क्या आधार, मतलब किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि वो यूटी मांग रहे थे? क्योंकि वो 92 का जो विजन डॉक्यूमेंट है आपका यूकेडी का ही बनाया हुआ, उसमें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट मांग की है कि हमारे कितने विधायक होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि 371 की मांग ज़रूर थी उस डॉक्यूमेंट में। उसमें ये था कि 23 जिले उत्तराखंड में होने चाहिए, ताकि परिसीमन का जो अब सवाल बड़ा विकराल हो रहा है। देखिए, मतलब ये बहुत कमाल का विजन डॉक्यूमेंट था। आज भी आप लोगों को, अगर आप बहुत अच्छे से इस पे काम करेंगे तो ये पहाड़ के 90% सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन है ये डॉक्यूमेंट। 106 विधानसभा सीटें मांगी गई थी और 117 वैसे प्रस्तावित थी, लेकिन 106 पे बोला गया था। तो विधानसभा सीट्स की तो क्लियर डिमांड थी उस विजन डॉक्यूमेंट में। तो ये यूटी वाला मेरे को वो नहीं है कि यूटी वाला, देखिए हमारे बड़े नेताओं की बात चल रही थी केंद्र से उस समय कि हमें यूटी चाहिए, क्योंकि लास्ट में जैसे उन्होंने हालात देखे होंगे कि इस प्रदेश में अब भाजपा और कांग्रेस इस लड़ाई को खत्म करने की ओर है, तो उस दौरान इनकी बात चल रही थी, वार्ता चल रही थी केंद्र से कि आप यूटी दे दीजिए। और लगभग ये बात, क्योंकि यूकेडी के मानते थे लोग, केंद्र के लोग मानते थे कि हाँ यही लोग तो हैं जो आंदोलन चला रहे। चुनाव हो गया, चुनाव में इन लोगों के संगठन मजबूत थे, हम लोग तो आंदोलनकारी सड़कों पर रहे, संगठन मजबूत था नहीं, पिछड़ गए। एक बार पिछड़े तो आप ये मानिए फिर मीडिया इनकी, फिर टीवी इनके, सब चैनल्स इनके, अखबार इनके, और हम लोग तो अब जाके दिख रहे हैं जब सोशल मीडिया का दौर आ रहा है। तो पिछड़ने का मतलब यही सबसे बड़ा रीज़न मुझे यही लगता है कि जनता तक आवाज़ नहीं पहुंची। बोला कि समर्थन दे दिया आपके विधायकों ने, बिक गए आपके विधायक। भाई वो 9 बिंदु तो देखिए किन 9 बिंदुओं पे समर्थन दे रखा है। पर वो 9 बिंदु क्या पूरे 5 साल में पूरे हो पाए? नहीं हो पाए, मैं ये मानता हूँ। अब ऐसा नहीं कि हमारे किसी नेता ने ये नहीं बोला कि चलो समर्थन वापस ले लेते हैं, बोला पर नहीं ले पाए। मैं ये भी बोलता हूँ, अब देखिए हमारे नेताओं ने स्पष्टीकरण भी दिया कि भाई राज्य, हम नहीं चाहते थे दोबारा चुनाव हो इस राज्य में। मैं ये मानता हूँ, मैं भी ये मानता हूँ कि होने चाहिए, तो दोबारा चुनाव होने चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही तो सरकार तो गिरनी चाहिए, इतना मैं भी स्वीकारता हूँ। पर वो लोग, मैं उन बैगेजेस पे भी आपसे ज़्यादा वो नहीं करूँ, क्योंकि आप बहुत युवा हैं, तो मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि वो तमाम जो बैगेजेस यूकेडी के हैं मैं उनको आप पर लाद के आपसे उनसे जवाब मांगूँ। मैं लेकिन ये ज़रूर, क्योंकि आप एक चेहरा हैं आज की डेट पे, लोग आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं। आगे के लिए क्या लर्निंग्स हैं? राज्य बनने के 25 साल बाद उत्तराखंड क्रांति दल की जो रणनीति राज्य में रही, जिसकी स्थिति ये हो गई कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आपकी पार्टी का वोट शेयर 1% से नीचे जाके गिर चुका था। वहाँ से आगे की रणनीति क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए कि पिछले 25 साल की उत्तराखंड क्रांति दल की जो रणनीति रही है, उससे क्या सबक आपने नोटिस किए हैं कि कुछ ये बड़ी गलतियां थी जो हमसे हुई, जो हम भविष्य में कतई नहीं दोहराएंगे? सबसे पहली बात, संगठन। अगर आप पे हर बूथ में व्यक्ति है तो फिर आप चुनाव में अच्छा वोट परसेंटेज ला सकते हैं। आपको सेंटर पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आंदोलन तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जैसे होती है जन जागृति यात्रा होती है, संस्कृति बचाओ यात्रा हमने यूसीसी के खिलाफ भी निकाली थी हमने कि यूसीसी लागू हो रहा है, हमारे हकों का हनन हो रहा है। और मेन तो सबसे पहले संगठन है। आपको प्रत्येक गांव में व्यक्ति चाहिए। उसके लिए अब क्या हुआ कि आप अगर देखेंगे तो यूकेडी में एकदम या तो जो वरिष्ठ लोग हैं या हम जैसे युवा हैं, वो बीच का गैप फिलअप नहीं हुआ। ये सवाल मैंने काशी सिंह एरी जी से भी पूछा था कि उत्तराखंड क्रांति दल में कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं हो पाई इतने सालों में। उन्होंने एग्री भी किया कि हाँ ये हमारी भी कमियां नहीं, क्योंकि मैंने उनको ये भी बोला कि वो उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों के ऊपर थी। उन्होंने एग्री किया कि हम, हाँ ये हमारी चूक है कि हम नहीं कर पाए। तो अब इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, अभी हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं, बहुत तेज़ी में युवा जुड़ रहे हैं।
बहुत तेजी के साथ हमारा संगठन बन रहा है। लगभग हर ब्लॉक में इस समय आप ये मानिए कि युवाओं का संगठन बन चुका है। अब इसको मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ। होता क्या है कि आप संगठन तो बना लेते हैं, आपने जोड़ लिया किसी व्यक्ति को, पर आप उसको इंगेज नहीं कर पा रहे। आपको उसको कंटिन्यूसली इंगेज करना पड़ेगा। उसके लिए अगेन मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी से, जैसे ऐप डेवलपमेंट और ये, उसमें आप जोड़िए, एक्टिविटी रखिए, उसके लिए लगातार इंगेज रहिए। किसी की समस्या है तो जरूरी नहीं कि अब मुझे पूरे प्रदेश में भागना है। हमने नेता तैयार करने, हमें वो चीड़ का वृक्ष नहीं बनना है जो अपने नीचे कुछ नहीं होने देता, घास तक नहीं होने देता। हमें सपोर्ट करना है, आने वाली जनरेशन को मार्गदर्शन करना है कि, और लीडर्स तैयार करने। उसके लिए जोड़ने के लिए ये ऐप है वो डेवलप करेंगे, और हजारों युवा जुड़ चुके हैं और इनसे निरंतर संवाद होना चाहिए। मेरी नज़र में इतना ही है। अगर आप निरंतर संवाद करेंगे, प्रत्येक बूथ वाले जो हमारे बूथ एजेंट होंगे या बूथ अध्यक्ष बोलूँ मैं, उनसे आप संवाद करते रहेंगे, उनकी ज़मीनी समस्याएं अगर आपने उठाते रहेंगे, कम्युनिकेशन अगर ब्रेक नहीं होगा तो बहुत अच्छा संगठन बनेगा। काशी सिंह एरी जी ने मैंने उनसे पूछा था यही सवाल कि आप कैसे देखते हैं कि यूकेडी किन 2 बड़ी जगह लैग की, तो उसमें एक सवाल का जवाब तो उन्होंने यही बोला था कि हम संगठन को मजबूत नहीं कर पाए, जो आपने भी अभी बताया कि आप कैसे उसको सुधारेंगे। उनका दूसरा बड़ा कारण जो उन्होंने बताया था वो था कि हम अपने फाइनेंसेस ठीक नहीं कर पाए, हम वित्तीय रूप से मजबूत नहीं हो पाए, हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हो पाए, और जिस तरह का चुनाव आजकल हो चुका है उसमें संसाधन बहुत अहम है। इस दिशा में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ फाइनेंसेस जो है ना वो सेकेंडरी है। अगर आपके पास संगठन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और मैं ये भी बोल रहा हूँ 27 का चुनाव अब ये धन बल की राजनीति पे नहीं होगा। ये बहुत अति आदर्श वाली बात नहीं, नहीं आदर्श वाली बात नहीं है। ये सब अब भूखे पेट भजन कहाँ होते हैं? अब भूखे पेट भजन नहीं होते हैं, वो तो ठीक है। अब इतनी भी दयनीय स्थिति नहीं है हमारी जिस तरह से बोला गया। हाँ, हम करोड़ों रुपया अब जिस तरह वो लोग खर्च करते उससे हैं। मुझे ध्यान आया कि आप क्या जो अभी रिसेंट चुनाव हुआ, इस पे फिर से आएंगे फाइनेंस वाले सवाल पे, लेकिन वो कंटेक्स्ट क्योंकि आ गया, और वो बात भी कई बार उछली कि आप खुद आपकी जो रैली निकली वो ऑडी में निकली। उसका जो विस्तार था वो इतना लंबा चौड़ा था कि उसको देख के तो नहीं लग रहा था कि यूकेडी के पास संसाधनों की कोई कमी है। तो इतने संसाधन कहाँ से आए, पहले तो एक सवाल यही, और दूसरा कि आपने अपने वाला जो चुनाव था जिस तरह से वो लड़ा गया, क्या अन्य सीटों पर भी इस तरह के संसाधन यूकेडी जुटा सकती है? मैं ये बात मानता हूँ। देखिए, पहले तो आप मुझ पे ये सवाल उठाए गए कि आप ऑडी में आ गए। भैया, आपने क्यों ये स्टीरियोटाइप बना रखा है कि यूकेडी वाला गरीब है? वो मेरी ऑडी थोड़ी ना है, मेरे समर्थक की ऑडी है। समर्थक हेलीकॉप्टर भी लाएगा तो उसमें भी जाएंगे। पर फिर वो हेलीकॉप्टर तो भारी पड़ जाता है ना, फिर वो वापस भी करना पड़ता है हेलीकॉप्टर का एहसान। यही नहीं, तो, नहीं ऐसा कुछ नहीं हमारे साथ। मुझसे क्या उम्मीद करेगा कोई? नहीं, एक बात बताओ ना, मुझसे क्या आज क्या है? मेरे पीछे लोग क्यों लामबंद हो रहे हैं, हमें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो भावनाएं देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति स्पष्ट है और एक दिन बदलाव लाएगा, ये वही सांस्कृतिक लड़ाई लड़ रहा है, ये अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए मुझे अगर थोड़ा संसाधन झोंकने पड़ेंगे तो वो आ रहे हैं। अब वो व्यक्ति गाड़ी लेके आ गए, ऑडी लेके आ गए, तो मैंने कहा चलिए। कोई जिप्सी लेके आ गए तो चलिए। आप विश्वास मानेंगे कि जब मुझे सुबह ये फ़ोन आए गाँव से कि मैंने तो जैसे देहरादून में रैलियाँ होती है और हमने बोला कि चलो ठीक है भाई आ जाओ, तो आते हैं तो कुछ कम लोग आते हैं। देहरादून में आपने देखा है उतना लोग आते नहीं हैं रैलियों में, ज़्यादा नहीं आते। वहाँ मुझे कॉल आने लग गई कि इस गांव से 50 हो गए, इस गांव से 40 हो गए, इस गांव से ऐसा हो गया, इस गांव से। मुझे लगा सारे लोग नाराज़ होते हैं। तो जो भी लोग, मैं कह रहा हूँ ना, कई गाड़ी वाले तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं है। नेटवर्क ऐसा बना उसी टाइम, मैनेजमेंट ऐसा हुआ कि चलो भाई तुम भी चलो, गाड़ी में एडजस्ट करो, बैठाओ, गाड़ी में एडजस्ट करो। हमसे तो वास्तव तौर पे मैं ये बोल रहा हूँ, कोई बनाने वाली बात नहीं। मुझसे लोगों ने जिन गाड़ियों मैंने, उन्होंने हमसे पेमेंट तक नहीं लिया। आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि आपका कितना खर्चा हुआ चुनाव में? मैं इसका ईमानदारी से जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। 1/8 हिस्सा होता ना जितना बीजेपी ने खर्चा किया, उसका 1/8 का किया होगा। बीजेपी का तो मतलब तो फिर तो 10 करोड़ हो सकता है, तो हमें आपका नहीं 10 करोड़ तो नहीं हो सकता है। ये तो फिर अनुमानित है ना।
आप नहीं, क्यों मान वो रहे तो हैं कि अच्छा फिर आप ये मान रहे हैं कि वो 2 लाख से ज्यादा खर्चा करते हैं? बिल्कुल मान रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने इसीलिए ईमानदारी से बोला, ये ऑडियंस भी जान रही है क्योंकि इसमें आपका सवाल उस दायरे से बाहर निकल गई। देखिए, मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, मैं आपको सच बताऊं ना। मैंने चुनाव में संसाधन के लिए फोन किया या मांगे किससे। मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि अगर मैं जनता के बीच जाता हूँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और के बुनियादी मुद्दे पे, तो क्या मुझे वोट पड़ता है? मेरी वाइफ उठी। जैसे पंचायती चुनाव आते हैं ना, तो लोग बोलते हैं इस गांव में तुम इस व्यक्ति से बात करो, तो मैंने उस व्यक्ति से बात ही नहीं की। मैं सीधा जनता पे गया, घर घर गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे समझाए। मैंने कहा आपकी दयनीय स्थिति क्यों है वो समझाए। विश्वास करिए, लोगों ने मुझे बोला कि आपको ब्राह्मण वोट नहीं पड़ेंगे, आपको हरिजन वोट नहीं पड़ेंगे, आपको मुस्लिम वोट नहीं पड़ेंगे, पर इन बूथों से हमें बम्पर वोट पड़ी। मतलब लड़ाई बुनियादी मुद्दों पे अगर की जाए तो ये जो जाति, धर्म, रंग वाला ये जो संकीर्णता फैलाते हैं ना, ये कहीं असर नहीं करता है। अब बताओ, मेरे साथ जो युवा घूम रहे हैं, उन्हें बोला गया, ये राष्ट्रीय दल के लोग आए कि तुम्हें इतना इतना पैसा देते हैं और ये व्यवस्था तुम्हारे लिए कर देते हैं, आप मेरे साथ प्रचार। उन्होंने बोला नहीं चाहिए। जब मैंने ये किसी तीसरे व्यक्ति से सुना, मैंने कहा ये जीत है मेरी। ये मेरी जीत है कि वो जिन पे जो इनका मेन हथकंडा है वही फेल हो रहा है। पूर्व जिला पंचायत इनके साथ घूम रहे हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख को इन्होंने टिकट दे रखा है, राज्य मंत्री के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं, निर्दलीय इन्होंने उतार के। कांग्रेस वाला कह रहा है कि बीजेपी जीत जाए, ये नहीं जीतना चाहिए, ऐसा गठबंधन ये लोग मेरे खिलाफ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर जनता इतना समर्थन दे रही है, कितना डिफरेंस रहा था? सिर्फ 118 वोट्स का। अच्छा। और वो भी तब जब बहुत संकीर्ण क्षेत्रवाद चलाया गया कि ये उस पट्टी के हैं, वो इस पट्टी के हैं। और मैं नहीं मानता ये भी, अगर ये बैरियर भी हम तोड़ देते, पर मेरा जो जिला पंचायत वार्ड क्षेत्र है हमारा जो है, वो विधानसभा का सबसे टफेस्ट वार्ड क्षेत्र है। भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आप उसको एक विधानसभा कंसिडर कर सकते हैं पूरा। मैं जिन गांवों में नहीं भी जा पाए वहां से भी वोट पड़े। लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आप शक्ल तो दिखा दो, आपको वोट भी दे दिया है हमने। मैं मिलने गया, उसके बाद जरूर गया। जब जनता को नेता मिलेगा तो जनता उसके पीछे लामबंद होगी। यूकेडी के जितने लोग जीते, संघर्ष के दम पे जीते, संसाधन के दम पे नहीं जीते। जनता को जब देखा कि ये नेता है, इसके पीछे चलना है, तो चले वो। लोगों ने जेवर तक बेचे हैं अपने, यूकेडी का व्यक्ति विधायक बन जाए उसके लिए। क्यों? नेता दिखा। तो फाइनेंसेस मैं नहीं मानता कोई बड़ी बात है। पर ऐसे नेता आप कितनी सीट्स पे पैदा कर पाएंगे? आप चेहरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ये तो जिस पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति केंद्रित पॉलिटिक्स होती है, जहाँ पर एक व्यक्ति का चेहरा आप बोल रहे हैं कि वो नेता को देखते हैं लोग। तो ऐसे 70 सीटों पे तो चेहरे असंभव होता है राजनीतिक बड़ी पार्टियों के लिए भी मिलना। तो या तो आप दूसरी ये बात कर रहे हो कि कोई एक ही फेस कई बार इतना बड़ा हो जाता है, जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी का हुआ 2014 में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हुआ, कि फिर लोगों ने एक ही चेहरा देखा। तो या तो कोई इतना बड़ा फेस यूकेडी के पास उत्तराखंड में डेवलप हो। 27 की जो प्लानिंग है उसको आप किन लाइन पे देख रहे हैं? इसी तरह से कुछ चेहरों को राज्य स्तर पर बनाकर उनके नाम पर चुनाव लड़ने के तरीके से, या संगठन के स्तर पे उस तरीके की राजनीति जहां पर चेहरा गौण हो जाता है और मुद्दे अहम हो जाते हैं, उस तरीके पे? मैं ये मानता हूं ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी है, पर मैं चेहरे को फिर भी सेकेंडरी मानता हूं। मैं कह रहा हूं कि विचार, हर विधानसभा में युवा है जो संघर्षशील हैं, जो ईमानदार हैं। कई लोग हैं ऐसे, उन पर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ लड़े जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं। पर यूकेडी वो मोमेंटम कैसे, जैसे पिछले कुछ समय की अगर हम टाइमलाइन देखें, यूकेडी जगह जगह नजर आई है, यूकेडी ने कुछ मुद्दे भी उठाए हैं, लेकिन जितना मजबूती से भू कानून समिति ने भू कानून का मुद्दा उठाया, या जितना मजबूती से बेरोजगार संघ ने बेरोजगारों का मुद्दा उठाया, उतनी मजबूती से कोई ऐसा मुद्दा पिछले कुछ समय में नहीं है जो आम जनता सीधे ये कहे कि हाँ ये यूकेडी का मुद्दा है।
और मैंने कुछ समय जो जिस इंटरव्यू का बार बार जिक्र आ रहा है, काशी सिंह एरी जी का जो इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी, और थोड़ी देर पहले इस डिस्कशन में भी ये बात आई जहाँ पर आपने ये कहा कि उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स को पीछे रखा। यूकेडी ने 96 के चुनाव में चाहे चुनाव बहिष्कार का नारा दिया हो, उनका कहना ये भी था कि हमने उस समय पर कई संगठनों ने राज्य गठन से पहले ये बात कही कि हम यूकेडी के बैनर तले नहीं आ सकते, लेकिन कोई और अगर बैनर बनेगा तो हम उसके तले आ जाएंगे, और वो फिर संघर्ष वाहिनी बनी भी। तो उसका यूकेडी को भले ही पॉलिटिकल नुकसान हुआ। आज भी कमोबेश स्थितियां वैसी ही हैं कि एक संगठन बेरोजगार संघ है, एक संगठन मूल निवास समिति है, एक संगठन स्वाभिमान मोर्चा है, एक संगठन उत्तराखंड विकास पार्टी है, एक संगठन, इस तरह के दर्जनों संगठन जो हैं वो हैं। क्या इन सबको यूकेडी अपने बैनर तले लाने के लिए प्रयासरत है, या यूकेडी ये मानती है कि इन सबको जितने भी सेग्रीगेटेड हैं उनको रहने दो, हम एक ताकत के तौर पर मजबूती से खड़े हो पाएंगे अपने दम पर? आप कह रहे हैं कि पहला तो ये सवाल था कि ऐसा कौन सा मुद्दा उठाया है, जैसे हाँ, मतलब जो सीधे जुड़ता हो कि ये यूकेडी का मुद्दा है। भू कानून यूकेडी का मुद्दा था, मैनिफेस्टो में था। अब हमारे मुद्दे को गैर राजनीतिक बनाकर अगर आप भीड़ जुटाना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। पर आशीष भाई, पॉलिटिक्स तो इसी का खेल है ना, नहीं, कि और मुद्दा सुनिए, किसका हो, कौन ले उड़े मुद्दा, जो ले उड़ा मुद्दा वो भी है। पर आपको ये भी बता दूं, पहली जो रैली हुई थी वो तो पहाड़ी स्वाभिमान सेना के नाम पे रैली हुई थी। अगर वो भी तो यूकेडी की नहीं थी ना, वो स्वाभिमान सेना, आप भले ही व्यक्तिगत तौर से उससे जुड़े रहे हो, लेकिन मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। हाँ, अध्यक्ष मैं ही था उसका, स्वाभिमान सेना का। तो वो बात वो आप मेरा ही पॉइंट प्रूव कर रहे हो बेसिकली। नहीं, हम ही थे, पर हमें ये चीज तो हमें रियलाइज हुई ना कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे को गैर राजनीतिक बना के केवल अपना चेहरा नहीं चमकाना चाहते। इस नुकसान करेंगे हम अगर ऐसा करेंगे, इस प्रदेश का नुकसान करेंगे। 65 क्षेत्रीय दल बने हुए हैं, सब अपने अपने अहम में बने हुए हैं, सब अपने अपने पर हम इसके तले नहीं आएंगे। भाई नहीं आएंगे तो बर्बाद होगा प्रदेश। तो वही तो, लेकिन ये एक्सेप्टेबल, ये तो फैक्ट है, ये गिवन फैक्ट तो यही है जो आपने भी बोला कि 65 बने हुए हैं, इसके तले आने को तैयार नहीं है। ये एक तथ्य है। देखिए, इस तथ्य से पार पाना ही तो राजनीति है ना। देखिए, ऐसा है, जिसके अंदर त्याग, तपस्या और बलिदान करने की क्षमता होगी, यूकेडी के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। यूकेडी किसी के आगे मिन्नत करने नहीं जाएगी, क्योंकि हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, संस्कृति बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो 65 क्षेत्रीय दल बने हुए हैं या जो और लोग बने हुए हैं, कौन से संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जय उत्तराखंड नारा हमारा है, तुम्हारा क्या नारा है इस प्रदेश में? हमारी विचारधारा है, स्पष्ट क्षेत्रवाद की है, पहाड़वाद की है। आपकी क्या विचारधारा है ये तो बताएं। हर व्यक्ति दुकान खोल के बैठा हुआ है। राजनीति अगर करनी है ना तो छद्म रूप से मत करिए, स्पष्ट रूप से करिए। हमारे पास नहीं था क्या ऑप्शन? नहीं, मेरा सवाल दूसरा है आशीष भाई, आपकी उनसे लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। आप क्या मानते हैं, इलेक्शन में 2027 में आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई तो राष्ट्रीय दलों से। बिल्कुल, यही स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं टारगेट वाली बात अलग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने भी बात कही ना कि इतने 60 राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल बने हुए हैं, उन सब के बीच में यूकेडी को इतनी मजबूती से उभारना, जहां पर वो अभी 1% वोट शेयर से नीचे है पिछले चुनाव में, 0 सीट्स पे है, वहां से यदि आप कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि पहले तो अभी यही स्ट्रैटेजी प्राइम होगी कि कितनी, इस पर कुछ मंथन हुआ है कि कितनी सीटों पर यूकेडी? देखिए, ये पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं ये आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे, और इस पर मतलब तो अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, अब जरूरी नहीं है। आप भी युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। नहीं, मैं हूँ, अध्यक्ष हूँ, ऐसा नहीं है। पर अब ये पार्टी के ऊपर बात है, पार्टी तैयार कर रही है, जगह जगह मूवमेंट हमारा हो रहा है। अब मैं बोल तो रहा हूँ, बूथ स्तर की टीम बनाने का जिम्मा हमने लिया है, तो बूथ स्तर पर अगर हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रत्याशी उतरेंगे, है ना। बड़ी दूसरी बात अब ये कह रहे हैं कि 1% वोट शेयर पे हम लोग आ गए थे। आज की डेट में आप हमारा संगठन देखिए, इस समय यूकेडी के पास जितने युवा यूकेडी के पास होंगे उतने राष्ट्रीय दलों के पास भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, रिसेंटली फिर पंचायत चुनाव, उसमें यूकेडी के प्रदर्शन को आप व्यक्तिगत तौर से कैसे देख रहे हैं? यूकेडी का जो प्रदर्शन हुआ उसमें हमारी सीटें निकली हैं, और कितनी सीटें हैं क्षेत्र पंचायत में? अगर बात करें जिला पंचायत में तो खैर क्लियर है कितना, 11 बीजेपी और 1 कांग्रेस है संभवतः। क्षेत्र पंचायत में लगभग कितनी सीटें हैं जो यूकेडी की आप क्लेम कर सकते हैं कि यूकेडी की आई हैं? अब ये जो डेटा एग्जैक्ट देना ये संभव नहीं है,
फिर मतलब अनुमानित भी अगर आप माने? नहीं, मतलब कुछ अनुमान लगाना भी संभव नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं अपने उसमें बताता हूँ। क्योंकि मैं चुनाव के बाद जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो छः क्षेत्र पंचायत मेरे साथ लामबंद थे कि आप बताइए किसको वोट देना है। मैंने कहा आप में से कोई भी प्रत्याशी नहीं है, अब मैं तो क्या ही करूं इसमें, या तो आप कोई दावेदारी करते तो फिर हम लोग प्रयास करते। तो अपनी ही जिला पंचायत सीट पे मैं कह रहा हूँ, तो हर जगह ऐसा प्रभाव रहा। एक जगह वो द्वाराहाट में हमारे किरोला जी बने जिला पंचायत यूकेडी से, तो वहां पे देखिए आप, ये देखिए ना, जितने निर्दलीय गए कहाँ गए, मिल गए ना। यूकेडी कहाँ पे अलग है मैं आपको ये बताता हूँ। हमारे किरोला जी बने जिला पंचायत, तो जाहिर सी बात है बीजेपी और कांग्रेस से ऑफर आने लगे कि भाई तुम इतना आ जाओ, हम तुम्हें इतना देंगे, तुम आ जाओ। उन्होंने बोला मैं त्याग तपस्या बलिदान वाला हूं और मैं विपिन त्रिपाठी की पूजा करने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने खुद जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी करी, एक वोट अपने को दिया, घर आ गए। ये है विचारधारा का रिप्रेजेंटेशन। यहां पे हम अलग है, ये समर्पण की भावना है। उन्होंने बोला कि ये आपको काम ही नहीं देंगे, तो बोले हम इस्तीफा दे देंगे, आंदोलन करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। पर ऐसा थोड़ना है कि बिल्कुल आपके साथ ही चलना है, आप ही में विलय हो जाना है। तो वो स्टैंड बहुत क्लियर है, और ऐसे लोग हैं हमारे पास, गांव-गांव में लोग हैं, ऐसे लोग कई प्रधान बने हैं। अब जीतने के बाद देखिए 3 या 4 क्षेत्र पंचायत करीबन हमारे जीतने के बाद अभी इसमें यूकेडी में आ गए हैं बद्रीनाथ से ही। अभी मुझे सभासदों का फोन आ रहे हैं, उत्तरकाशी से आ रहे हैं कि हम जीते हुए सभासद हैं, हम यूकेडी की सदस्यता लेना चाह रहे हैं। तो राजनीतिक लोग आने लग गए हैं, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। और यही मैं मानता हूं कि जैसे आपने शुरुआत में बात की थी, आप अपनी लंबी लकीर करिए, हम अपनी लंबी लकीर कर रहे हैं, लोग लामबंद होंगे। अब हिमालयन क्रांति पार्टी विलय हुई हमें, अधिवेशन भी हुआ था नैनीताल में, वहां पे आए, विलय हुए। तो धीरे धीरे होंगे। अब जिनके पास संगठन नहीं होगा वो कहां से विलय होंगे? आपको पता है ऐसी भी पार्टीज बन रखी हैं जिनका केवल एक ही व्यक्ति है। हाँ बिल्कुल होंगी। तो अब जितने लोग हैं, आप ये बताइए ना, हमने तो लड़ना है, हमने वो सुप्रीम पावर बनना है, हमने सत्ता बननी है, इस प्रदेश का भला करना है, तो सत्ता लानी पड़ेगी हाथ में। और हमें ये भी पता है कि ये जो राष्ट्रीय दल है लास्ट में इतना भी कर सकते हैं कि आपस में गठबंधन कर दे कि ये नहीं आना चाहिए बस। क्यों? उन्हें पता है ये लोग आएंगे तो पुरानी फाइलें खुलेंगी, जो हमने झेला है, जितने मुकदमे हमने झेले हैं, हमारे लोगों ने प्रताड़ना चाहिए, उसका सबका हिसाब होगा। जितने भ्रष्टाचारी हैं जेल में जाएंगे तो पूरा पुरजोर लगाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आप संसाधन के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। पर आप चुनाव को बाजार क्यों बना रहे हैं? बाजार बनाओगे तो बोली लगाएगा हर कोई अपनी। मुद्दे लेके जाओ, तो संघर्ष करो, तो जनता आती है। अगर कोई आज इस प्रदेश में इतनी बड़ी बात बोल दे कि जनता बिकती है, मैं नहीं मानता जनता बिकती है, नहीं मानता हूं। मैंने देखा ही नहीं किसी को बिकते हुए। मेरे साथ कैसे लामबंद होंगे लोग? कुछ व्यवस्था नहीं बनाई हमने, कुछ नहीं किया, केवल मुद्दे समझाए, उन्होंने वोट दिए। इसका मतलब आज तक कोई उनको उनकी भाषा में मतलब जिस तरह से उनको समझ आए समझाने वाला व्यक्ति नहीं था। जो जिन लोगों ने संघर्ष किया सड़कों पे, इतनी ऐसी भाषा में समझाया है कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाए जनता के। लेकिन एक सीट पे ये प्रयोग करना और राज्य स्तर की 70 सीटों पे प्रयोग करना, वो भी विधानसभा के चुनाव में, इनका डिफरेंस ऑब्वियसली आप भी क्लियरली समझते होंगे। उसके लिए 27 के लिए क्या यूकेडी की तैयारियों के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? उससे पहले कि मतलब फिर हम इंटरव्यू को रैप करेंगे कि 27 के लिए, वैसे थोड़ी देर पहले भी इस कंटेक्स्ट में हल्की सी बात हुई थी कि कुछ चेहरे भी इम्पॉर्टेंट हैं और संगठन भी इम्पॉर्टेंट है और मुद्दे भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर 27 की लड़ाई की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, और वो कौन से चेहरे होंगे जो राज्य स्तर पर इन मुद्दों को मजबूती के साथ में जनता के बीच रखेंगे? जी बिल्कुल। मुद्दे यूकेडी के हमारे साथ जैसे गैरसैंण राजधानी का हमारा रहा कि राजधानी होगी पहाड़ों की राजधानी गैरसैंण, तराई और गढ़वाल कुमाऊं सबका सीमित विकास हो पाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जिन बुनियादी मुद्दों के लिए आज पहाड़ तरस रहा है, उसके ऊपर काम होगा। फिर मूल निवास, सशक्त भू कानून,
ट्राइबल स्टेटस की तरफ, क्योंकि वो केंद्र का उसमें मतलब यहाँ से हम पास करेंगे, केंद्र से स्वीकृत होगा, पर ट्राइबल स्टेटस की लड़ाई भी हमारी कहीं ना कहीं रहेगी। ये हमारे सबसे बड़े बड़े मुद्दे हैं। जल जंगल जमीन का अधिकार, क्योंकि ट्राइबल में रैप हो जाता है, फिर वो नदियों से लेके फिर सब चीज़ों में, हालांकि उसमें बहुत आधार नहीं है उस मांग में, उस पर कभी और मतलब हम कुछ एक्सपर्ट्स के साथ में, मैं आपको नकार नहीं रहा, आपकी जो मांग है वो बिल्कुल मजबूती से रहनी चाहिए, और व्यक्तिगत तौर से मेरे से भी अगर कोई पूछे तो उसका प्रदेश को भला ही होगा, लेकिन उसका आधार कितना है उस पर हम जल्द ही कुछ एक्सपर्ट्स के साथ में ज़रूर आपके साथ में पॉडकास्ट लाएंगे, कुछ हिस्टोरियंस के साथ में और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ में, कि ये जो मांग है 5th शेड्यूल की या फिर ट्राइबल स्टेटस की अक्रॉस उत्तराखंड गढ़वालियों और कुमाऊनियों को, उसमें कितना वजन है, इस पर हम विस्तार से आपके साथ में बात करेंगे। जी, तो ये हमारे मुद्दे रहेंगे, और हमारा तो ब्लूप्रिंट है, उसमें जितने भी हमारे मुद्दे हैं वो हमारे साथ हमेशा जनता के साथ उभर रहे हैं। कुछ ज़्यादा हमारे मुद्दे बदले नहीं हैं, हमारे मुद्दे तो तब से जस के तस पड़े हुए हैं, बस जनता तक उनको ठीक से पहुंचाने ठीक नहीं पहुंचेंगे। चेहरे, चुनाव होने वाला है, बिल्कुल अध्यक्ष का, बिल्कुल होने वाला है, हमारे अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, और वहाँ पे चुने भी जाएंगे। अभी इसको आप एक फीडबैक की तरह ले सकते हैं। वैसे कल मेरी किसी से बात हो रही थी और मैंने उनसे जिक्र किया कि यूकेडी में अभी फिर से अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तो उन्होंने बड़े ही, और वो गंभीर व्यक्ति हैं अदरवाइज, उन्होंने लेकिन ये कहा कि हाँ वहाँ यूकेडी में बस वही इंटरनल चुनाव तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसके अलावा कुछ होता नहीं। अब इसको आप जैसे भी परसीव करें, मैंने आप तक इसलिए पहुँचाया कि ये एक परसेप्शन है लोगों के बीच में पार्टी का। देखिए, ये परसेप्शन टूटने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब ग्राम प्रधान का चुनाव जो है निर्विरोध हो जा रहा है, आपस में बैठ के सहमति बन जा रही है, तो हम भी बना सकते हैं, इतना बड़ा विषय नहीं है। हाँ, पर काफ़ी गंभीर ज़रूर है, क्योंकि अब 27 का चुनाव है जो उन्हीं की अध्यक्षता में होगा, तो निश्चित तौर पे हमें अच्छा चेहरा तो चाहिए प्रदेश के लिए, और इसके लिए आई थिंक ये जो कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं और इस माध्यम पे कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है एक तरह से। पार्टी के अंदर की चीज़ें हैं उसमें कि कौन रहेगा, क्या रहेगा, पर मैं ये भी मानता हूँ कि एक पॉलिटिकल चेहरे की तो ज़रूरत है हमें, युवा चेहरे की ज़रूरत है हमें, जो राजनीतिक हो, जो समझता हो, जिसने संघर्ष किया हो। ऐसे व्यक्ति यूकेडी में हैं, बहुत से युवा हैं। आज प्रदेश में लोग दावा कर रहे हैं कि हमसे संघर्षशील युवा कोई नहीं है, पर मुझे ये लगता है इस प्रदेश में सबसे सही, अगर मैं चेहरा बोलूं राजनीतिक संघर्षशील यूकेडी में, तो और युवा, क्योंकि 44-45 साल की उम्र होगी आई थिंक, ऐसे पुष्पेश त्रिपाठी जी विधायक भी रह चुके हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं। जब ये प्रस्ताव था वहाँ पे विधानसभा में कि देहरादून को राजधानी बनाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे फाड़ा था। अ मैन विद 0 हेटर्स, कोई नहीं बोल सकता है कि भाई नहीं, उनके पिताजी ने भी संघर्ष किया, उनको भी संघर्ष करना चाहिए। और भी नेता हैं हमारे, काफ़ी लोग ऐसे हैं संघर्षशील। आशुतोष ने की है हमारे साथ, आशुतोष भाई भी बहुत संघर्षशील हैं, चेहरे हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, अपने आप में अच्छा वक्ता हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। काफ़ी युवा चेहरे हैं हर जगह से। अब हो सकता है जो आपको दिख रहा है इस समय, जो युवा आप बात कर रहे हैं, हो सकता है एक नया नेतृत्व निकल के आए, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर विधानसभा के किसी जिला पंचायत को नहीं जानते जो संघर्षशील है या जिसका दमन किया गया हो सकता है वही आगे जाके राज्य की बागडोर थामे। हम क्यों मान रहे हैं कि अभी से यही युवा हैं और यही चेहरे हैं? निकलेंगे, अभी तो आगाज है। पर अगर 27 को देख रहे हैं तो समय बहुत कम है ना? समय कम है, बिल्कुल बिल्कुल समय कम है। एक बार जब संगठन दिखेगा, क्योंकि 27 के लिए अब मुश्किल से 1 साल का समय है, बिल्कुल। और ये बात तो फिर बहुत ही हाइपोथेटिकल हो जाएगी कि इस 1 साल में कोई नया, एकदम से नया चेहरा उभरे और वो राज्य स्तर पे इतना व्यापक हो जाए। लेकिन आपने जिन राज्य स्तर पे नहीं कह रहा हूँ मैं, पर विधानसभा स्तर पे हो सकता है व्यापक, क्योंकि वो चेहरा हो सकता है कि शायद, हाँ मतलब मैं 70 विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि उस चेहरे से आप परिचित ना हो, मैं परिचित ना हूँ, पर जनता परिचित हो। कई लोग हैं ना विधानसभा क्षेत्रों में, कई लोग हैं 2-3 बार के जिला पंचायत है। अब वो जहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं उनको आगे विधायक नहीं बनने दिया जाएगा। कई लोग आएंगे जिनकी स्पष्टता होगी, जो कई लोग हैं इस समय जो इस प्रदेश के लिए समर्पित होना चाहते हैं और त्याग तपस्या बलिदान के नारे के साथ संकल्प लेना चाहते हैं। तो ऐसा नेतृत्व उभरेगा, आ भी रहे हैं, और लड़ना तो हमने इनसे है ही, सिंपल सी बात है।
चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके भविष्य के लिए भी, 2027 के चुनावों के लिए भी। और अपनी ऑडियंस की तरफ से भी मैं आपको ये मैसेज दूं कि जनता की भावनाएं वो आप भी जानते हैं, नॉस्टैल्जिया से लेकर के और जो एक भावनात्मक जुड़ाव है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में, वो हमेशा से रहा है। मैंने काशी सिंह एरी जी के साथ भी इंटरव्यू किया था, तो ये बात बोली थी कि यूकेडी की स्थिति ऐसी है कि वो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली, कि जनता तो चाहती है कि यूकेडी आए, लेकिन यूकेडी उतना विश्वास, उतने मुद्दों को लेकर के उस तरह का करिश्मा ही डेवलप नहीं कर पा रही है कि लोगों के पास पहुँचे। हमारी ऑडियंस में लगातार कमेंट्स आते हैं हमें कि अब की बार बीजेपी कांग्रेस नहीं, हम यूकेडी को लाना चाहते हैं। तो एक भावनात्मक जुड़ाव है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप उनकी जो इतनी सारी उम्मीदें हैं उन पे खरे उतरें। और बहुत सारी शिकायतें यूकेडी से लोगों को हैं, हालांकि वो तो कांग्रेस बीजेपी से कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए थी वैसे, लेकिन वो होते हैं कि अपने ही लोगों से शायद शिकायतें ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए वो आप उसको वैसे भी परसीव कीजिएगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात किसी और पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए 12 मासा।